नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। पुनः आज फिर हम आप लोगों के लिए उपसर्ग के बारे में लेकर जानकारी आए हैं कि आज कैसे आप जानेंगे। कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जो उपसर्ग का जो शब्दांश होता है, तो जब शब्द दे दिया जाता है तो पहचान नहीं पाते हैं कि दीर्घ ई की मात्रा होगी कि ह्रस्व ई की मात्रा होगी कि दीर्घ ऊ की कि ह्रस्व ऊ की कि कौन सा सा होगा उपसर्ग वाले शब्दांश में। तो आज हम उन्हीं बारीकियों को आप लोगों को बताएंगे और हमें लगता है कि भविष्य में कोई भी एग्जाम देंगे तो इसके बाद आपका कभी भी उपसर्ग गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर बना है आपका उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, इसका अर्थ होता है समीप, निकट या पास। निकट या पास। और सर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है सृष्टि करना। किसका? यानी कि किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को ही परिवर्तित कर देना आपका क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे इसके बारे में आप कह भी सकते हैं कि उस शब्दांश या अव्यय को हम उपसर्ग कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। यानी कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके वह उसके अर्थ को ही बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछ भी लिया तो उप का अर्थ अभी किसी पेपर में हाल ही में पूछा भी गया था कि उप का अर्थ होता क्या है। तो उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी कि किसी भी शब्द के आगे ये जो शब्दांश है जुड़ करके नए शब्द को सृष्टित कर देते हैं या कि निर्मित कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और कभी पेपर में पूछ लेते भी ध्यान में रखिए। उपसर्ग को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और उपसर्ग को क्या कहते हैं? अविकारी भी कहते हैं। कभी भी पूछ ले तो इसका मतलब क्या है कि जो शब्दांश वाले शब्द अभी आप पढ़े होंगे, अनु, पर, परा, इस तरह के जो आपके शब्द आते हैं, शब्दांश परा, प्रा, वी, इस तरह के जो सारे शब्द आपके अति, अभि, सारे शब्दांश जो आपके जुड़ेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? अव्यय या अविकारी। दूसरी चीज आज यहीं पे जानेंगे कि अगर ह्रस्व आ गया तो उसका अर्थ क्या होता है? ना होता है। यानी कि उपसर्ग वाले शब्द ना कभी भी खंडित नहीं होते, यानी कि ये किसी भी रूप में बदले नहीं जाते, यानी कि इनका परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे भी उपसर्ग कहते हैं। या पूछ ले तो उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग अव्यय है। फिर भी पूछ ले अब अव्यय ना दे तो भी ऑप्शन में उपसर्ग क्या है? तो अविकारी है। यानी कि उपसर्ग वाले जो शब्दांश हैं कौन कौन से? अति, अनु, परा, पर, प्रा, वी, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं और अविकारी कहते हैं। यानी कि उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है और अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनमें कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद देखेंगे कि आपके पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि संस्कृत या तत्सम उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो उपसर्ग के जो प्रकार हैं वही कई रूपों में दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार है तत्सम या संस्कृत उपसर्ग। तत्सम या संस्कृत उपसर्ग, इसमें कितने होते हैं? 22, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तद्भव या हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं? 10। और आगत जिसे कहा जाता है, या विदेशी, या उर्दू, या अरबी, या फारसी उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग कितने होते हैं? 12। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चाहे संस्कृत दे चाहे तत्सम दे तो उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 10।
आगत कहिए, चाहे उसे विदेशी कहिए, चाहे उर्दू कहिए, चाहे अरबी, चाहे फारसी, चाहे उपसर्ग, इन सारों के कितने उपसर्ग होते हैं? 12। तो कुल मिलाकर आपको इन 22 के बारे में पढ़ना है। और इस 22 के बारे में जो हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 22 उपसर्ग है, जो शब्द में नवनिर्मित तो कर ही देते हैं जुड़ने के बाद, लेकिन उनके अर्थ में भी भले ही एक ही उपसर्ग हो, लेकिन वो कई शब्दों में जुड़ने के बाद वो अलग अलग अर्थ देने लगता है। तो सबसे पहले जानेंगे, इसके बाद देखते हैं कि जो उपसर्ग है, जैसे एक शब्द है हार, अब नवनिर्मित करता है, तो इसमें अगर आपने प्र जोड़ा, प्रधन हार, आप लोग भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है? प्रहार। इसका क्या हो गया? आहार। विहार। तो आपने देखा कि किस तरह से शब्दों में जुड़ने के बाद, और एक उपसर्ग लगा दीजिए, जैसे सम धन हार बराबर क्या हो गया? संहार। अब आप ये देख ले रहे हैं, जो मूल शब्द है हार, 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 लेकिन जैसे ही ये नए कई जो उपसर्ग के भेद हैं, अलग अलग उपसर्ग जुड़े, तो प्रा जुड़ा तो क्या हो गया? प्रहार। आ जुड़ा तो क्या हो गया? आहार, इसका अर्थ अलग। वीर जुड़ा तो विहार। सम जुड़ा तो नाश करने वाला, यानी कि संहार। तो आपने देखा कि शब्द जो वही है, लेकिन उसमें अगर जो उपसर्ग के तरह तरह के शब्दांश अगर जुड़ जाते हैं, तो उनके अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं। तो इसके आधार पर चीज़ों को हम जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो किस शब्द में हम कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो देखेंगे जो आपके 22 उपसर्ग हैं, हमें पढ़ना है। तो इसमें जो हमें पहचानना है, सबसे पहले हम पहचान कराने के तरीके के बारे में बताएंगे कि यह जो उपसर्ग होता है, यह एक शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। इनके अर्थ भी होते हैं अलग अलग तरीके के, और ये किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं, और इसमें जो शब्दांश, जो उपसर्ग वाले शब्द हैं, उसमें सिर्फ कौन सा सा प्रयुक्त होता है? दंती सा। जुड़ने के बाद वह भले ही ताल वाला सा या मूर्धन्य सा बनता है, लेकिन जब शब्दांश होते हैं उपसर्ग वाले, भी देखते हैं कैसे। और तीसरा नियम पहचानने का, इसमें जो मात्राएं होती हैं, या तो ह्रस्व उ की मात्रा या ह्रस्व ई की मात्रा आपको दिखाई देगा, यानी कि जो मात्राएं होंगी वो छोटी, जैसे छोटी ई की मात्रा आप बोलते हैं, तो ह्रस्व की मात्राएं होती हैं। देखेंगे कहाँ पे? जैसे भले ही वो परिवर्तित हो जाएं, जैसे एक शब्द आता है ना, अभीष्ट। क्या होता है? अभीष्ट। और आपसे पूछ ले कि अभीष्ट में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपको अभी दे दे और अभी दे दे, यही चीज़ हमें आपको हम बता रहे हैं। तो आप देखते ही शब्द को लगेगा कि नहीं अभी ही है। वही पहचानना है कि जितने भी उपसर्ग वाले 22 शब्दांश से अगर छोटी मात्राएं लगी हैं, तो उसमें ह्रस्व की मात्रा है। देखेंगे सब में अभी, अधि, अति, निर, निस, प्रति, परि, नी, वि, तो सब में देख रहे हैं दूर, दुस, दूर, सु, अनु। तो आपने देखा कि सारे शब्द में ह्रस्व यानी कि छोटी मात्राओं का प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें? छोटी मात्रा, चाहे उसे कह दीजिए कि ह्रस्व मात्रा का प्रयोग होता है, भले ही वो जुड़ने के बाद अलग अलग अर्थ दें। तो सबसे चीज़ें आपने जाना कि कौन सा। और दूसरी बात अब यहाँ पे जानेंगे कि जो शब्दांश उपसर्ग वाले हैं, सब में जिसे आप छोटा सा कहते हैं, यानी कि दंती सा का ही प्रयोग होता है। तो देखेंगे दंती सा का प्रयोग निस, सम, सु, दुस, यानी कि जो भी सा होगा, जुड़ने के बाद वो भले ही ताल वाले सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित होंगे, लेकिन इसके पहले वाला जो शब्दांश होगा उपसर्ग वाला, वह दंती सा का ही प्रयोग होता है। तो देखेंगे इसके बाद फिर कैसे। जैसे देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि निष्कपट में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आपके ऑप्शन में दे दे निस, निस,
निस या निस। तो आप किसे, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो मूर्धन आधा सा है तो यही वाला होगा, नहीं, कुल मिला के जो शब्दांश हैं वो कौन सा जुड़ेगा, निस। यानी कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, निस। इसमें भी सारे शब्द में, इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग लगा है, दुस। इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा है, दुस। इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा है, दुस। अब आप सोचेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, वो चीजें सही है, लेकिन जानना कैसे है कि देखिए का के साथ अगर सा आया तो मूर्धन्य सा हो गया, दंती के साथ आया तो वही सा हुआ, दंती सा। छा के साथ आया तो तालु वाला सा हुआ, ता के साथ आया तो दंती सा आया, का के साथ आया तो मूर्धन्य सा आया, ता के साथ आया फिर दंती सा आया और फिर अपने ही सा के साथ आया, तो इस तरह से परिवर्तित हुआ। क्यों होता है आज ये चीज जानेंगे। जब आप संधि को विस्तृत तोड़ के जानेंगे तो संधि में भी ये सारी चीजें मिलेंगी और वर्तनी शुद्धि में भी सारी चीजें आपको काम करेंगी। कैसे, देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर का वर्ग का वर्ग का वर्ग चा वर्ग का वर्ग टा वर्ग और पा वर्ग, अगर इन तीनों के साथ, यानी कि का वर्ग में जो वर्ण आते हैं का खा गा घा अंगा, चा छा टा वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, और आपके पा वर्ग में पा फ ब भ मा, अगर इसमें जो उपसर्ग वाले शब्द कोई भी सा अगर उपसर्ग वाले शब्द हैं अगर ये उनके साथ जुड़ जाते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य सा में परिवर्तित होता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका आ गया निस्धन कपट, तो आप क्या लिखेंगे, निस कपट, निस्धन पाप क्या हो जाता है, निस पाप, निस्धन फल, निष्फल। टा का भी कोई उदाहरण बता, इस समय ध्यान में नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि यानी कि टा वर्ग पा वर्ग और का टा पा वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो जुड़ने के बाद वह आपका मूर्धन्य सा में परिवर्तित होता है। दूसरा जानेंगे, अगर चा वर्ग के साथ सा जुड़ता है तो चा वर्ग के साथ अगर ए वाला सा दंती सा जुड़ता है तो वह किस सा में परिवर्तित हो जाता है, ताल वाले सा में परिवर्तित होता है। कैसे, जैसे निस धन छल क्या हो जाएगा, निश्चल, निस धन चय, चय बराबर निश्चय। और आपसे उपसर्ग पूछेगा तो कौन सा लगेगा, ये वाला। यानी कि कहने का तीसरा नियम आपने देखा का टा पा वर्ग का, और अगर ता वर्ग का कोई वर्ण होगा, ता वर्ग के साथ दंती सा में कोई परिवर्तन, यानी कि ता वर्ग के साथ या दंती सा के साथ कोई भी सा आएगा तो अपने ही सा में रहेगा। जैसे निस्धन तेज, निस्धन तेज बराबर निस तेज। तो बहुत सारे आपके शब्द मिले, जैसे दुस्संधन साहस बराबर दुस्साहस। तो आपने देखा कहने का मतलब यहाँ पे जो चीजें थी आपको बताने के लिए कि अगर का वर्ग का कोई वर्ण आए या टा वर्ग का कोई वर्ण आए या पा वर्ग का कोई वर्ण आए तो उपसर्ग वाला शब्द भले ही दंती सा होगा, लेकिन जुड़ने के बाद अगर इस वर्ग में कोई आएगा तो कौन सा सा का प्रयोग परिवर्तित, और शुद्ध वर्तनी शुद्धि भी अगर का टा पा वर्ग का कोई भी वर्ण है अगर उसमें सा है तो कौन सा सा होगा, मूर्धन्य सा होगा। और अगर ता वर्ग के साथ कोई भी सा है, यानी कि ता वर्ग के साथ अगर दंती सा का प्रयोग होता है उपसर्ग वाले शब्दांश में, लेकिन वह जुड़ने के बाद कौन सा सा हो जाएगा, ताल वाला सा होगा। यानी कि ता वर्ग के वर्तनी शुद्धि अगर ता है उसके साथ सा है तो कौन सा सा होगा,
ताल वाला सा होगा। और अगर ता वर्ग के साथ या सा के साथ कोई भी सा होगा तो यानी कि दंती सा ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि किसी भी शब्द में अगर ता वर्ग ता का कोई भी वर्ण, पांचों वर्ण है ता था धा धा ना, तो उसके साथ कौन सा प्रयुक्त होता है? दंती सा। ता वर्ग के साथ अगर कोई सा या ताल वाला सा भी होगा, ता था दा धा ना या सा होता है। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज है, बीच में ता वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चा वर्ग। चा वर्ग के साथ अगर दंती सा जुड़ता है तो कौन सा परिवर्तित होगा? ताल वाला सा। यानी कि चा छा जा झा के साथ अगर कोई भी सा आता है तो वह कौन सा होगा? उसके साथ ताल मूर्धन, ताल वाला सा। और का वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग के साथ अगर कोई भी सा होता है तो उसमें कौन सा होगा? मूर्धन सा होगा वर्तनी शुद्धि में। जैसे निष्फल ऐसे भी दे दें तो आप तुरंत फा देखिए तो फा के पहले कौन सा आया? ये वाला। जैसे निश्चल, इसके साथ निस्तेज। तो इस तरह से आपने जाना कि किस वर्ग के साथ कौन सा सही होता है या वर्तनी शुद्धि में दिखाई देगा। और आपको उपसर्ग वाले जो सब 22 उपसर्ग आपने देखा, उस 22 उपसर्ग में जो मात्राएं पहचाने गए कुछ सब मिला करके हरस्व की मात्राएं होंगी, चाहे हरस्व ही हो चाहे हरस्व हो और चाहे दंती सा ही होता है। ये आपको बहुत पहचानने के तरीके बहुत आसानी से मिल जाएंगे और ये चीज़ें जो आपको अभी अभी बताई गई ये आपके वर्तनी शुद्धि में भी काम करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।